नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है खिड़कियां। लेखक हैं कृष्णचंद्र और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। अचानक चांद झील की सतह पर कमल के फूल की तरह खिल गया और ग्रांड होटल की सारी खिड़कियां जो किनारे की तरफ खुलती थीं, एक एक करके खुलने लगीं और उनकी चौखटों से तरह तरह के पर्यटकों के चेहरे बाहर झांकने लगे। पूरे चांद की रात थी, इसलिए पूरा दृश्य दूधिया चांदनी में धुल गया था। दूर तक पहाड़ों के फैले हुए सिलसिले किसी स्वप्निल मौन में खोए हुए मालूम होते थे। बादलों के काफिले तुंगमा दर्रे से गुजरते हुए वहीं थक कर सो गए थे। झील के किनारे बोट क्लब की गुलाबी रंग की 7 मंजिला बिल्डिंग यूं ऊपड़ू बैठी थी, जैसे कोई जोगी आलथी पालथी मारे ध्यान में मग्न हो। और झील के ऐन बीच में चांद जैसे बच्चा पालने में। दूर झील की स्वच्छ सतह के चारों ओर बेदम जनू के सायों से उलझती हुई, कतराती हुई, लहराती हुई वह अकेली सुनसान सी सड़क, जैसे जैसे कोई सुंदरी दर्पण के चारों तरफ अपना रिबन रखकर भूल जाए। अत्यंत सुंदर दृश्य था, किंतु होटल भी अत्यंत सुंदर था। किनारों के तरफ खुलती हुई खिड़कियों के फ्रेम मोतिया रंग के थे। उनके अंदर दोहरे पर्दे झिलमिला रहे थे। बाहर के पर्दे फूलदार रेशमी कपड़े के, अंदर के पर्दे झिलमिलाती हुई लस के, और उन दर्पण के समान पर्दों के अंदर से झांकने वाले लोग भी बहुत सुंदर थे। पहली खिड़की। एक पारसी सुंदरी का मुखड़ा बाहर झांक रहा है। चेहरे पर ऐसी अनचिन्ही मुस्कुराहट है जैसे वह मनमोहक पारसी सुंदरी चांद को नहीं, अपने विवाह के केक को देख रही हो। पहले दोनों हाथों से ताली बजाती है, फिर दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर कहती है, ए फामरोज, ए फामरोज। कमरे के अंदर से एक कड़वी सी आवाज आती है, सूंछे, ए मून छे मून। पारसी सुंदरी बताती है, जल्दी आओ नी। मैं काम कर रहा हूं। पुरुष फिर कठोर स्वर में कहता है, काम सु कलावी दो, जल्दी आओ नी, रोमांटिक नजारा। ओ डैम, कहकर पुरुष भी खिड़की में आता है। उसकी आधी चांद गंजी है और आधी नाक आगे को मुड़ी हुई है, लगभग एक हुक की तरह। वह नाक ऐसी है कि उसे आसानी से झील के पानी में डालकर उससे मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। पुरुष पहले तो बहुत नाराज दिखाई देता है, परंतु बाहर का दृश्य देखकर नरम पड़ जाता है। धीरे धीरे मुख पर बीते हुए दिनों के हसीन साये से झिलमिलाने लगते हैं। वह पारसी सुंदरी उसके बिल्कुल निकट आ जाती है। वह उसकी कमर में अपना हाथ डाल देता है और कहता है, खुर्शीद। हाँ फ्रामरोज, तुमको याद है, इतना ही बड़ा मून था, बल्कि इससे भी डबल होगा नहीं, जब हम तुम्हारा घर का टेरेस पर कुंबाला हिल पर बैठे हुए थे और तेरे बाप ने मुझको शादी के लिए ना कर दी थी। हाँ याद है, पर तुमने मेरे बाप को अपने बाप की पासबुक दिखाई थी और मेरे बाप को विश्वास हो गया था कि तेरा बाप भी मेरे बाप की तरह लखपति है। फिर तेरे बाप ने मेरे बाप को पासबुक वापस कर दिया था और तेरी मेरी शादी फिक्स कर दी थी, याद है? हम्म, कहकर खुर्शीद ने फामरोज के कंधे पर अपना सिर रख दिया। फामरोज थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, खुर्शीद। हाँ फामरोज, अगली बार हम लोग दार्जिलिंग चलेगा। सुना है उधर मूनलाइट का नजारा बहुत हाई क्लास होता है। मूनलाइट नहीं डार्लिंग, सनसेट, जब सूरज पहाड़ के पीछे डूबता है। तो अगले साल हम लोग दार्जिलिंग सनसेट देखने चलेगा, मगर उधर का मूनलाइट भी गजब का है। हाँ, एकदम बंबई के जुहू का माफिक। फिर दोनों प्रशंसा सूचक दृष्टि से चांद की ओर देखने लगते हैं। दूसरी खिड़की। घुंघराले बालों वाला, शायराना आंखों वाला, रंगीन बुशर्ट वाला एक सुंदर लंबा चौड़ा नवयुवक खिड़की में खड़ा होकर चांद की तरफ देखकर एक आह भरता है। अचानक कमरे के अंदर से एक आवाज आती है, दिनेश, दिनेश।
नवयुवक सिगरेट का एक कश जोर से लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देता है और फिर बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ शर्मिष्ठा, क्या है? 11 बज गए हैं, कब सोओगे? नवयुवक खिड़की से मुंह फेर कर कमरे की तरफ देखकर कहता है, अभी नींद नहीं आती। फिर वही कमरे के अंदर से आवाज आती है, पलंग पर लेटोगे तो आ जाएगी। तुम सो जाओ, मैं आता हूं, जरा एक सिगरेट और पी लूं। यह कहकर वह नवयुवक अपनी जेब से डिब्बी निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाता है और चांद से पूछता है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इतने में शर्मिष्ठा खिड़की में आ गई है। छोटे कद की, भारी शरीर की, फसोटे बालों वाली एक बड़ी कुरूप स्त्री है। उसके गहरे मेकअप ने उसे और भी कुरूप कर दिया है। आते ही वह दिनेश का बाजू पकड़कर उसे अंदर कमरे की तरफ घसीटती हुई कहती है, रात भर अब चांद की तरफ देखते रहोगे तो नींद कैसे आएगी? देखते नहीं हो 11 बज गए हैं, चलो अब सो जाओ। अब तुम जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। शर्मिष्ठा बड़े प्यार से, चलो दिनेश, उसका बाजू पकड़कर फिर घसीटती है। दिनेश क्रोध से बाजू छुड़ाकर लगभग चिल्ला कर कहता है, कह जो दिया, मैं बाद में सोऊंगा, बार बार परेशान क्यों करती हो? शर्मिष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, जब देखो चांद को देखते रहते हो, मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं, क्या रखा है इस मुंह चांद में? शर्मिष्ठा रोती हुई खिड़की से चली जाती है। कुछ क्षण तक उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है, फिर दिनेश क्रोध में आकर खिड़की बंद कर देता है। तीसरी खिड़की। एक अधेड़ आयु का आदमी खिड़की से लगा चांद की ओर देख रहा है। उसके एक हाथ में शराब का गिलास है, दूसरे में सिगरेट है। कभी एक कश लेता है, कभी एक घूंट पीता है, कभी चांद की तरफ बड़ी बेचैन नजरों से देखता है, फिर घबरा कर अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है। फिर खिड़की से कमरे के अंदर चला जाता है। खिड़की कुछ क्षणों के लिए खाली हो जाती है। इतने में कमरे की घंटी बजने की तेज आवाज आती है। फिर वही अधेड़ आयु का आदमी खिड़की में आ जाता है और तेजी से शराब के 2-3 घूंट और सिगरेट के 2-3 कश जल्दी जल्दी से लगाता है। मालूम होता है उसकी बेचैनी क्षण प्रति क्षण बढ़ रही है। इतने में खिड़की में उसके समीप होटल का एक बैरा प्रकट होता है। यस सर। अरे, वह अभी तक नहीं आई? बस आती ही होगी सर। कब आएगी? सर उसने बोला था 11 बजे के बाद आएगी। ठीक ठीक बताओ, तुम खुद गए थे उसको लेने के लिए? हुजूर, जो ठीक ठीक पूछते हो तो मैं तो नहीं गया था, क्योंकि मुझको मैनेजर साहब ने काफिर हिल वाली मेम साहब के बंगले पर भेज दिया था, लेकिन मैं 11 नंबर के बैरे को बोलकर गया था। वह क्या बोलता है? वह बोलता है साहब कि उसको 18 नंबर की मेम साहब ने एक टेलीग्राम देने के लिए पोस्ट ऑफिस भेज दिया था, इसलिए वह जाते जाते 9 नंबर के बैरे से कह के गया था। अरे तो 9 नंबर का बैरा किधर है? उसको बुलाओ इधर। 9 नंबर का बैरा अपने घर गया है। जी। फिर वो मुझको बोल गया कि वह उसको बोलने के लिए गया था, मगर वह घर पर नहीं थी, तो वह उसके घर पर किसी से बोल आया है कि इधर 11 बजे आ जाओ, और वह बोले कि हम उसको बोल देगा कि तुम बोलता है कि साहब ने बोला है कि शट अप। जी हुजूर। गेट आउट। यस सर। बहरा जल्दी से खिड़की से गायब हो जाता है। अधेड़ आयु का आदमी चांद की तरफ देखते हुए शराब का गिलास खाली कर देता है और खिड़की से मुड़ते हुए कहता है, हल, ऐसी खूबसूरत चांदनी रात गारत हो गई, ब्लडी स्वाइन। चौथी खिड़की। खिड़की के एक पट पर एक नवयुवक बहुत ही सुंदर पोज बनाए खड़ा है। उसके बिल्कुल सामने एक परी सी सुंदर लड़की तंग और चुस्त कमीज सलवार पहने इस तरह खड़ी है जैसे वह कैमरे के सामने हो। लड़की प्रसिद्ध हीरोइन चांद बाला है। लड़का प्रसिद्ध हीरो सुखदेव राज है। लड़का प्यार से चांद बाला को मरजानी कहकर पुकारता है। लड़की हीरो को लाड़ से टिच्चू कहती है। मरजानी? टिच्चू? वह चांद तुमसे अधिक सुंदर नहीं है, पर तुम चांद से अधिक सुंदर हो। हीरो हंस पड़ता है और पोज बदलता है और कहता है,
ये किस फिल्म के डायलॉग थे? हीरोइन: भूल गए, मैं मर गई सैया के थे। बड़े प्यार से डायलॉग लिखे थे सैलाब लखनवी ने। सैलाब लखनवी नहीं, साहब लखनवी ने। अच्छा। हीरोइन बड़े प्यार से अच्छा कहकर पोज बदलती है। हीरोइन के पोज बदलने से हीरो भी पोज बदल देता है और कहता है: मरजानी, हाँ टिच्चू, देखो, एक चांद आसमान पर है, एक झील में है, एक मेरी खिड़की में है, एक मेरी आंखों में है, एक मेरे दिल में है, एक मेरी रूह में है। हीरो दोनों बाजू फैलाकर कहता है: आओ, इस चांदनी रात में कहीं खो जाएं, दीन और दुनिया से बेखबर हो जाएं, सच्चे प्रेम के साबुन से झूठी मोहब्बत के इल्जाम को धो जाएं। हीरोइन: यह मोहब्बत है कि किसी साबुन कंपनी का विज्ञापन है? हीरो हंसकर स्वर बदलकर कहता है: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये साबुन कंपनी वालों की ही फिल्म के डायलॉग थे। कमबख्त ऐसे जबान पर चढ़ गए हैं कि असली सिचुएशन पर भी नकली डायलॉग जबान पर आ जाते हैं। हीरो खिड़की से जरा हीरोइन की तरफ झुकता है और आंखों में और स्वर में एक विशेष रंग पैदा करते हुए कहता है: मरजानी। हीरोइन भी हीरो के समीप उतनी ही झुकती है और सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहती है: टिच्चू, मेरे टिच्चू। इतने में कमरे के बाहर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है और कोई भारी स्त्री का स्वर आता है: चांद बाला, चांद बाला, अरे तू तो 2 मिनट के लिए आई थी। हीरोइन घबराकर: माता जी बुला रही हैं, मैं जाती हूं। आई माता जी। एक हवाई चुंबन उड़ाते हुए चली जाती है। खिड़की में हीरो अकेला खड़ा है, चांद को देखकर एक नया पोज देता है और मुस्कुराता है। पांचवी खिड़की। दो आदमी नाइट गाउन पहने खिड़की की तरफ पीठ किए एक दूसरे से बातों में व्यस्त हैं। एक के हाथ में फाइल है और दूसरे के हाथ में कुछ कागज हैं। ओए खन्ना, मैं कहता हूं कि अगर तू चीफ सेक्रेटरी को पटा ले तो 50 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। अरे सरदार सिंह, मैं चीफ सेक्रेटरी को पटा लूंगा। अच्छा यार, पहले भी तू ऐसा ही कहता था, खामखा मेरे 10,000 रुपए गुल कर दिए और काम भी ना बना। मगर इस बार कहता हूं सरदार सिंह, तू देखता जा मैं कैसे चीफ सेक्रेटरी को पटाता हूं। जरा सा घूमकर खिड़की के बाहर एक दृष्टि डालकर: और सरदार सिंह, आज तो फुल मून है यार। सरदार सिंह चांद की तरफ एक सरसरी सी निगाह डालकर फिर पीठ मोड़ लेता है और कहता है: अछड़ पत्थर मून दा, ध्यान कर आटे नून दा। अगर तू चीफ सेक्रेटरी को बटा ले तो इस सौदे में 50 लाख का प्रॉफिट है और मैं तुझको तेरी कमीशन के अलावा 15% पार्टनरशिप देगा। अब यह देख और हिसाब कर कि अगर फुल प्लांट गवर्नमेंट मंजूर कर दे तो। इतना कहते हुए सरदार सिंह खन्ना की कमर में हाथ डाले उसे खिड़की से परे कमरे में ले जाता है। खिड़की खाली हो जाती है। छठी खिड़की। एक मध्यम कद के आदमी का उदास और गंभीर चेहरा चांद की तरफ देखकर ख्यालों में खोया हुआ है। पीछे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है, परंतु उस आदमी के सोच में डूबे हुए चेहरे से पता चलता है जैसे उसे इस दस्तक का कोई पता नहीं चला। वह आदमी उसी तरह चांद की तरफ देखता हुआ अपने सोच में डूबा हुआ है। इतने में कोई दबे पांव चलता हुआ धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ता है। सोच में डूबे हुए आदमी को उस दबी दबी आहट का भी पता नहीं चलता। होठों को दांतों से दबाए एक सुंदर स्त्री दबे पांव चली आती है। उसने घुड़सवारी का लिबास पहन रखा है, खुले कॉलर वाली कमीज, ब्लू जोधपुरी, हाथ में एक छोटा सा चाबुक। खिड़की के पास आकर वह पुरुष के मुख की तरफ ध्यान से देखती है जो सोच में डूबा हुआ है। उसे देखकर आप ही आप मुस्कुराती है। वह आदमी चौंक जाता है और उस स्त्री की ओर घूमे बिना एक हाथ से उसकी पलकों में उंगलियां फेरने लगता है। स्त्री कहती है: चांदनी रात में घोड़े की सवारी का बहुत आनंद आया है, काश तुम भी चलते। जब जोड़ों का दर्द जाता रहेगा तो मैं भी चला करूंगा। उफ, मुझे तो फिर से भूख लगी है। घुड़सवारी के बाद बेहद भूख लगती है। क्या खाऊं? टिफिन कैरियर में कुछ चिकन सैंडविचेस रखे हैं, वो खा लो। वह स्त्री खिड़की से कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाती है।
अब जो आती है तो चिकन सैंडविचेस खाते हुए आती है और खाते खाते पूछती है, तुम क्या करते रहे? मैं चांद को देखता रहा और तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। झूठ बोलते हो, तुम तो किसी सोच में डूबे हुए थे। किसी की याद सता रही थी। तुम्हारी तुम्हारे होते हुए इस सुंदर चांदनी में भला किसी और की याद आ सकती है? स्त्री खुशी से आह भरकर, हाँ, यह चांद बहुत सुंदर है। इसने जिंदगी के हर गाम पर हमारे प्यार को रास्ता बताया। इसने हमारी आहें भी सुनी हैं, हमारे आंसू भी देखे हैं, हमारी चाहत के चुम्बन भी महसूस किए हैं। एक एक करके याद करो ये सुंदर चांदनी रातें। हाय, मुझसे कोई सारी दुनिया ले ले, मेरा चांद मुझे दे दे। पुरुष कहता है, एक दिन वह भी आएगा। इंसान ने सितारों पर कमन फेंकी है, चांद सबसे पहले हमारे जाल में आएगा। स्त्री कहती है, हाय, मेरा जी चाहता है मैं स्पुतनिक पर बैठकर सबसे पहले चांद में जाऊं। खिड़की के नीचे से अचानक एक आवाज आती है, एक रोटी दे दो, सुबह से भूखी हूं। मेम साहब की जोड़ी सलामत रहे, एक रोटी दे दो। स्त्री और पुरुष दोनों घबराकर खिड़की के नीचे देखते हैं तो उनकी खिड़की के बिल्कुल नीचे भूरी बजरी के फर्श पर फटे पुराने चीथड़े पहने 8-9 वर्ष की आयु की एक लड़की खड़ी है। दुबला पतला सा भूखा चेहरा, भूखे होठ, भूखी निगाहें, पतली पतली बाहें, फैला हुआ हाथ बनकर ऊपर उठी हुई हैं। एक रोटी मैम साहब। वह स्त्री जो सैंडविच खा रही है अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए एक सैंडविच को देखती है। अचानक पुरुष उसे रोक देता है और नीचे देखकर जरा ऊंची आवाज में कहता है, चंदा मामा लोगी? रोटी बाबूजी। देख, तेरे चंदा मामा कितने सुंदर हैं, बता, चांद में जाएगी? रोटी बाबूजी। बेसमझे बूझे उस लड़की ने सैंडविच की तरफ देखकर रट लगा रखी थी। क्या करते हो? उस गरीब बच्ची को क्यों तंग करते हो? वह स्त्री जरा क्रोध से बोली और उसने अपना सैंडविच नीचे गरीब भिखारिन की झोली में गिरा दिया। सैंडविच लेकर वह भिखारिन फौरन वहां से भाग गई। अब वह तेजी से सैंडविच खाती जा रही थी और भागती जा रही थी और पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी, जैसे उसके पीछे कोई पीछा करता हुआ उसका सैंडविच छीनने के लिए आ रहा था। स्त्री के नेत्रों में आंसू आ गए। पुरुष ने कहा, जो लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं वे लोग जरूर चांद में जाएं और चांद को प्राप्त कर लें। चांद पर जाना अच्छा है और मानवता के लिए बहुत लाभकारी भी है, परंतु वे लोग जो निचली मंजिल में रहते हैं उन करोड़ों इंसानों को तो अभी तक वह चांद भी नहीं मिला जो आध पाव गीले आटे से तैयार होता है और दिन रात के परिश्रम से उतरता है। आसमान के ऊपर शून्यों में घूमने वालों, एक नजर धरती की ओर भी देखो और देखो कि किस मुसीबत से इंसान अभी तक इस नन्हे से स्पुतनिक को ढूंढ रहा है जिसका नाम रोटी है। यह तुम्हारी फिलॉसफी की क्लास नहीं है, तुम यहाँ हिल स्टेशन पर आराम करने के लिए आए हो। उस स्त्री ने अपने आंसू पोंछते हुए बड़े गर्व और प्यार से अपने पति की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो अब आराम कर लो, रात बहुत बीत गई है। वे दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए खिड़की से परे चले गए। नीचे झील में चांद लहरों के पालने में लेटा हौले हौले हुमक रहा है और मुस्कुराकर 7वीं खिड़की की ओर देख रहा है। तो ये थी आज की कहानी खिड़कियां। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।